नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीजी सेट और यूजीसी नेट का हम यहाँ पर आप लोगों को फ्री प्रिपरेशन करा रहे हैं। दोस्तों, पेपर वन जो है आपका टीचिंग एंड आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित है और इसमें आपके कुल मिला के कितने यूनिट्स हैं? टोटल 10 यूनिट हैं दोस्तों। कितने यूनिट हैं आपके? 10 यूनिट्स हैं, जिसमें से हमने यूनिट 4 खत्म कर दिया है दोस्तों। यूनिट 4 का एमसीक्यू का ये आज लास्ट सेशन है। इससे पहले मैंने आपको यूनिट 1 कंप्लीट करा दिया है, यूनिट 2 कम हो चुका है ख़त्म, यूनिट 3 हो चुका है ख़त्म और यूनिट 4 भी आज ये लास्ट वीडियो है दोस्तों। ये आज आपका क्लास नंबर है 20 और इससे पहले मैंने आप लोगों को 19 क्लासेस और प्रोवाइड किया है, वो भी आपका यूनिट वाइज और वो भी क्लास वाइज। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाने के बाद जैसे ये हमारा चैनल ओपन है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा होम, वीडियो, शॉर्ट्स, कोर्सेज एंड प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जैसे आप टच करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे पूरा आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। जितनी भी क्लासेस आप देख सकते हैं, मैथ्स हिस्ट्री है, मैथ्स पेडागोजी है, मैथ्स डेसिमल फ्रैक्शन, मैथ्स नंबर सिस्टम, उप अंकेक्षक की क्लासेस हुई थी। शिक्षक भर्ती के लिए अलग है, सहायक प्रयोगशाला के लिए अलग क्लासेस चल रही हैं, सीटेट सीजीटेट इसके लिए अलग क्लासेस हैं, सीडीपी, भूगोल, सीजी इकोनॉमिक सर्वे हो गया, जनजाति हो गया, प्रयोगशाला हो गया, छत्तीसगढ़ साहित्य एवं साहित्यकार, छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स है, भारत का संविधान है, आबकारी आरक्षक के लिए कोर्स था, एडीआई सीजीपीएससी हो गया, मैथ्स रीजनिंग के कोर्सेज हैं। ये सभी आपको यहाँ पे निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है। हिंदी, शिक्षक भर्ती, एडीओ, है ना, ये सभी चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो जितने लोग हो सके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सीजी सेट का। ये देखिए सबसे पहले जो है ये सीजी सेट, और इसमें मैं आपको क्लास वाइज हर एक यूनिट को कंप्लीट किया हूँ दोस्तों। ठीक है, लगभग 4 यूनिट हो चुका है और आगे भी जितने यूनिट बचे हुए हैं उसको भी इसी प्लेलिस्ट में डालूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को कोई समस्या ना हो। ठीक है, ये देखिए क्लास नंबर 1 है, क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 3 है, क्लास नंबर 4, क्लास नंबर आपका 5 देख लीजिए, क्लास नंबर आपका 6 देख लीजिए, है ना, क्लास नंबर 7 हो गया, क्लास नंबर 8, सब में आपका टाइटल भी लिखा हुआ है और थंबनेल में भी क्लास नंबर लिखे हुए हैं। तो एक सीक्वेंस आप लोग इसको पढ़ सकते हैं ताकि आपको इधर उधर और भटकने की आवश्यकता ना पड़े और हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये क्लास 19 तक हर एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं क्लास नंबर 20 की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक चीज़ को एक्सेस करते हैं, हर एक चीज़ को पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक सेशन में आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट कराया जा रहा है, हर एक यूनिट का एमसीक्यू कंप्लीट कराया जा रहा है, पीवाईक्यू भी कराया जा रहा है और वन लाइनर उन लोगों को दिया जा रहा है जो लोगों ने पीडीएफ खरीदा है दोस्तों। ठीक है, जिन्हें भी पीडीएफ अगर खरीदना हो, पीडीएफ नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वही आपको पीडीएफ के माध्यम से दिया जाता है। जिनको भी पीडीएफ नोट्स खरीदना हो वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप, और ये हमारा व्हाट्सअप ऑफिशियल नंबर है 8962530503। इस पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ खरीद सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को डिटेल्स दे दिया जाएगा और पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा हर एक क्लास का, जिसमें थ्योरी भी रहेगा, एमसीक्यू भी रहेगा, पीवाईक्यू भी रहेगा और वन लाइनर भी रहेगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम देखेंगे कथन और कारण वाले। ठीक है, असर्शन बेस्ड जो क्वेश्चंस आजकल व्यापम और जो नेट के लेवल में चल रहे हैं उसे करते हैं। अभी तक हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखे, जनरल क्वेश्चन देखा कम्युनिकेशन का, उसके बाद मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखे और इसके बाद आज हम देख रहे हैं असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस। और जब आप लोग की मैराथन क्लासेस चलेंगे दोस्तों, उस समय आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले निर्देश पढ़ लीजिए, इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं बार बार ये चारों चीज़ों को हर जगह टाइप नहीं करवाया, हर क्वेश्चन में रहता ही है, इसलिए मैंने आपको टाइप नहीं करवाया, क्योंकि जिन्होंने भी पीडीएफ नोट लिया है उनको ये काफ़ी लंबा पड़ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इस चारों पॉइंट को याद रखना है। निर्देश देखिए, प्रत्येक प्रश्न के एक कथन असर्शन ए और तर्क आर दिया गया है। सही विकल्प का चयन निम्नलिखित कूटों के आधार पर करेंगे। जो सही विकल्प है, जो आपका सही आंसर है, उसको हमको इस चार के ऊपर में रख के देखना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हर एक क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपका एक कथन रहेगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, असर्शन बोल रहे हैं, और एक तर्क रहेगा, रीजन बोलते हैं जिसको कारण बोल सकते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको ये दोनों चीज देखने को मिलेगा और ये चारों ऑप्शन को हमको उसी के अनुसार लगाना है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, मतलब आर जो है ए का सही क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, तब हमको ऑप्शन नंबर ए लेना है। दूसरा क्या ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। जब आर भी सही है, ए भी सही है, लेकिन आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहा है, तब आपको ऑप्शन नंबर बी लेना है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगर ए ऑप्शन सही है मतलब असर्शन आपका सही है, अगर असर्शन सही आपका
लेकिन रीज़न गलत है। रीज़न क्या है, गलत है, तो ऑप्शन कौन सा लेना है आपको, सी लेना है। और अगर असर्शन गलत है लेकिन रीज़न सही है, असर्शन क्या हो गया, कथन जो है आपका वो आपका गलत है और रीज़न क्या है आपका सही है, तब आपको क्या लेना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी लेना है। ठीक, इतना आप लोग सब समझ सकते हैं। सभी ने परीक्षाएं दी हैं और सभी ने प्रैक्टिस भी किया होगा इससे पहले, और बाकी मैंने पहले वीडियो में भी इसको करा दिया है। ठीक, क्लास नंबर 1 से पढ़िएगा। यदि आप पहले व्यक्ति हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास नंबर 1 से पढ़िएगा और एक सिरे से पढ़ाई करेंगे आप, तो आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्दावली हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो एक दूसरे पुराने वीडियो से, मतलब क्लास नंबर 1 से जो पढ़ते आ रहे हैं उससे संबंधित रहता है। ठीक है, हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, टॉपिक जो है। अब देखिए भाग 1 में दिया हुआ था संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और उसके अभिलक्षण। इसमें हमने 13 प्रश्न रखा है दोस्तों। देखिए प्रश्न 1 है कथन। कथन दिया हुआ है आपका, संप्रेषण के संवादात्मक जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल में प्रेषक और जो प्राप्तकर्ता इसकी भूमिकाएं विनिमय इंटरचेंजेबल नहीं होती है बोल रहा है, बल्कि वह सहसर्जक जिसको बोलते हैं को क्रिएटर्स होते हैं। क्या बोल रहे हैं, संप्रेषण के संवादात्मक ट्रांजैक्शनल मॉडल में प्रेषक और प्राप्तकर्ता। देखिए ट्रांजैक्शन मॉडल क्या होता है मैं आपको बता दिया हूँ, आपने नहीं पढ़ा थ्योरी क्लासेस तो आप पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, इसमें प्रेषक और जो प्राप्तकर्ता होते हैं इसकी भूमिकाएं विनिमय इंटरचेंजेबल नहीं होती, बल्कि वह सहसर्जक को क्रिएटर्स होते हैं। तर्क देखिए यहाँ पर, ये कथन था, अब ये देखिए तर्क। संवादात्मक मॉडल में संदेश का अर्थ किसी एक पक्ष के द्वारा प्रेषित नहीं होता। जो ट्रांजैक्शन मॉडल है उसमें जो आपका इंफॉर्मेशन है वो उसका अर्थ किसी एक पक्ष के द्वारा क्या होता है, प्रेषित नहीं होता, बल्कि दोनों पक्षों के तत्कालिक संवाद और संदर्भ से स्वतः निर्मित होते हैं। बात तो सही है, तर्क भी सही है आपका, कथन भी सही है ना। आप लोग जैसे पढ़ लिए होंगे तो एक बार खुद से इसको आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए संप्रेषण के संवादात्मक ट्रांजैक्शन मॉडल में प्रेषक और प्राप्तकर्ता की वो जो भूमिकाएं होती है, जो विनिमय है उनका भूमिकाएं विनिमय इंटरचेंजेबल नहीं होती है, बल्कि वह आपका को क्रिएटर्स होते हैं, मतलब सहसर्जक होते हैं। और तर्क देखिए संवादात्मक मॉडल में संदेश का अर्थ किसी एक पक्ष के द्वारा प्रेषित नहीं होता, बल्कि दोनों पक्ष क्या तत्कालिक संवाद और संदर्भ करते हैं, दोनों ही क्या है लाइव कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, देखिए संवादात्मक मॉडल संप्रेषण को एक सतत गतिशील प्रक्रिया मानता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन मॉडल जो है कम्युनिकेशन को एक कंटिन्यूअस हो गया डायनेमिक प्रोसेस मानता है, जहां दोनों पक्ष एक ही समय पर एनकोडर और डिकोडर होते हैं। ठीक है, प्रेषक क्या है आपका एनकोडिंग करता है, जबकि जो प्राप्त करता है वो होता है डिकोडर, है ना, जिससे अर्थ का क्या होता है सह निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसलिए कथन ए सही है और कारण भी सही है, मतलब जो तर्क है वो भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसमें कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं दोस्तों। साइबरनेटिक्स के अनुसार संप्रेषण तंत्र में फीडबैक का मुख्य तंत्र की एनोट्रॉपी को बढ़ाना होता है। साइबरनेटिक्स के अनुसार जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें फीडबैक का मुख्य जो कार्य है वो तंत्र की एनोट्रॉपी को बढ़ाना होता है। अब एनोट्रॉपी क्या होता है, अगर आप अभी पहली बार देख रहे हैं तो आपको समस्या होगी दोस्तों, इसलिए आप थ्योरी क्लास जरूर से पढ़िएगा। फीडबैक किसी भी प्रणाली की सुधारात्मक सूचना प्रदान कर उसे असंतुलन या अव्यवस्था से बचाता है। ठीक, फीडबैक किसी भी प्रणाली को सुधारात्मक सूचना प्रदान कर उसे असंतुलन या अव्यवस्था से बचाता है दोस्तों। तर्क तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कथन सही है? कथन गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? देखिए मैं आपको बताया था, फीडबैक जो है आपका किसी भी प्रणाली को सुधारात्मक सूचना प्रदान कर उसे असंतुलन या आपका अव्यवस्था से बचाता है, ये तो बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो यहाँ पे कथन है वो गलत है, क्योंकि जो फीडबैक एनोट्रॉपी है, एनोट्रॉपी मतलब क्या हो गया दोस्तों, अव्यवस्थिता, है ना। वो आपका साइंस वाला ये एनोट्रॉपी नहीं है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एनोट्रॉपी कहने का मतलब है अव्यवस्थिता। ठीक है, तो ये क्या करता है, फीडबैक जो है एनोट्रॉपी को क्या करता है, कम करता है, अव्यवस्थिता को कम करता है, ना कि बढ़ाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, बढ़ाता है दोस्तों। इसलिए आपका कथन गलत है, लेकिन कारण सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण जिसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सभी प्रकार के बाह्य और व्यक्तिगत संप्रेषणों का आधार स्तंभ होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है, मतलब दूसरे से कम्युनिकेशन करना होता है, वो सभी प्रकार के जो बाह्य या व्यक्तिगत संप्रेषणों का आधार स्तंभ होता है। ठीक, तर्क दिया है किसी भी बाह्य संदेश को एनकोड या डिकोड करने को मानवीय क्षमता, व्यक्ति के आंतरिक संज्ञानात्मक मानचित्र जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव मैपिंग और आत्म संवाद पर निर्भर करता है। ठीक है, सही बात है ये भी। किसी भी बाह्य संदेश को एनकोड या डिकोड करने की मानवीय जो क्षमता व्यक्ति के इंटरनल आपका संज्ञानात्मक मानचित्र जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव मैपिंग और आत्म संवाद पर निर्भर करता है।
तो यहाँ पे तर्क भी सही दिया है। देखिए, जब तक व्यक्ति आंतरिक रूप से जो है विचारों को स्पष्ट मतलब है ना इंटरपर्सनल नहीं करता है, तब तक वह प्रभावी अंतर व्यक्तित्व या जो समूह संप्रेषण होता है वह नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर देखिए, अंतर व्यक्ति संप्रेषण सभी प्रकार के व्यक्ति संप्रेषणों का आधार होता है, बिल्कुल सत्य है। और जो तर्क है वो भी सत्य है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है संगठनों में क्षैतिज संप्रेषण, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एक ही स्तर पे जो लोग करते हैं कम्युनिकेशन, है ना। पदानुक्रमित संघर्षों हायरार्किकल कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा देता है। संगठनों में जो क्षैतिज कम्युनिकेशन होता है वो हायरार्की जो आपके संघर्ष है ना हायरार्किकल कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा देता है बोल रहा है। तर्क है क्षैतिज संप्रेषण एक ही स्तर के सहकर्मियों के बीच विभागीय समन्वय और सहयोगात्मक समस्या समाधान को सुगम बनाता है। तर्क तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन जो कथन है वो आपका क्या है यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्षैतिज संप्रेषण संघर्षों को कम करता है और समन्वय बढ़ाता है दोस्तों। यहाँ पर क्या कर रहा है? संघर्ष को क्या कर रहा है? बढ़ाने की बात कर रहा है, बल्कि संघर्ष को क्या कम करता है? कम करता ही है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। डी में क्या लिखा था? ए गलत है, आर सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेटा कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, प्राप्तकर्ता को छिपे हुए इरादों और अंतर्निहित अर्थों को समझने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, प्राप्तकर्ता को छिपे हुए इरादे और अंतर्निहित अर्थों को समझने में मदद करता है। तर्क दिया है मेटा कम्युनिकेशन शाब्दिक संदेशों के विन्यास, टोन और संदर्भ के संबंध में स्वयं एक संप्रेषण होता है। सही बात है ये भी, है ना। इसलिए कथन ए और आर दोनों ही सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। देखिए, मैं मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई बात हुई और उसमें मैंने बोला कि मैं केवल मजाक कर रहा था, तो ये क्या कहना, ये एक प्रकार का मेटा कम्युनिकेशन है जो मुख्य संदेश के अर्थ की क्या कर रहा है? व्याख्या करने का फ्रेम देता है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, मेटा कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन, जिससे आपका प्राप्तकर्ता को छुपे हुए जो भी उसके इरादे हैं या जो कॉन्सेप्ट है वो अंतर्निहित जो है ना, उसको अर्थों को समझने में मदद करता है। और मेटा कम्युनिकेशन शब्दों के संदेशों के विन्यास, उसके टोन हो गए, उसके संदर्भ के संबंध में स्वयं एक संप्रेषण है। बिल्कुल सत्य है, ध्यान रखेंगे। मेटा कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन। ओके। नेक्स्ट है अनौपचारिक संप्रेषण या ग्रेपवाइन की को किसी संगठन से पूरी तरह समाप्त करना असंभव है। अनौपचारिक संप्रेषण जो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। इसको किसी संगठन से पूरी तरह समाप्त करना असंभव है। तर्क है ग्रेपवाइन कर्मचारियों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं और अनौपचारिक संबंधों को स्वतः उत्पन्न होता है। बात तो ये भी सत्य है दोस्तों, है ना। इसलिए आपका ए और आर दोनों ही सत्य है और आर आई की सही व्याख्या कर रहे हैं। अनौपचारिक कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, गुच्छेदार कम्युनिकेशन मतलब किसी भी संगठन में या जैसे आप लोग दोस्त लोग मित्र होकर के बात करते हो, सब ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है और इसको कभी समाप्त नहीं कर सकते। गॉसिप्स होना, कुछ बात निकल के आना, वो जनरली होता ही है, ह्यूमन बिहेवियर है। और ग्रेपवाइन कर्मचारियों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, उनके अनौपचारिक संबंधों से स्वतः ये उत्पन्न होता है। बिल्कुल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है संप्रेषण में रिडंडेंसी। ठीक है, रिडंडेंसी मेडे 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 याद होगा आपको, है ना। हमेशा सूचनात्मक दक्षता को कम करती है और इसे पूरी तरह से टालना चाहिए। गलत बात है ये तो, है ना। रिडंडेंसी का पहला ये तो गलत ही दिख रहा है। ये सूचनात्मक दक्षता को कम नहीं करती बल्कि क्या करती है दोस्तों? बढ़ाती है। ठीक है, जैसे आप हेलो 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 बोल करके अपनी आवाज़ सामने वाले तक पहुंचाते हैं, यही क्या है? रिडंडेंसी है। किसी भी शब्द को बार बार रिपीट करना है ताकि सूचना उसको मिल सके, ये जानकारी इसको मिल सके सामने वाले को। दूसरा और तर्क दिया हुआ है कोलाहलपूर्ण चैनलों जैसे नॉइजी चैनल में संदेश की शुद्धता और प्रतिधारणा, जिसको बोलते हैं रिटेंशन, सुनिश्चित करने के लिए रिडंडेंसी आवश्यक है। यही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। नॉइजी चैनल से मतलब आपका कोई सा नॉइस आ रहा है किसी भी कम्युनिकेशन के बीच में, जिससे इंफॉर्मेशन जो संदेश है वो नहीं पहुंच पाता अच्छे से, तो उसकी शुद्धता और प्रतिधारण रिटेंशन बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए रिडंडेंसी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसलिए ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, डेविड बार्लो का जो आपका एसएमसीआर मॉडल था, ठीक है, एसएमसीआर मॉडल, इसमें संप्रेषण का एक रेखी और गैर पुनर्वर्ती, जिसको बोलते हैं नॉन रिकर्सिव प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। इसका डेविड बार्लो का तर्क है बार्लो का मूल मॉडल प्रेषक और प्राप्तकर्ता की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर तो ध्यान देता है, परंतु इसमें फीडबैक लूप शामिल नहीं होता। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, डेविड आपका जो बार्लो का मॉडल था जो मतलब लीनियर था, एक रेखी था मॉडल है ना।
और इसमें जो प्रेषक है इसे प्राप्तकर्ता पर जाकर समाप्त हो जाता है। वन लीनियर है, प्रेषक जाकर के कहाँ पे खत्म हो जा रहा है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजा जा रहा है और यहाँ तक पहुँच जा रहा है, फिर आपको रिटर्न नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर मॉडल है, एक रेखीय मॉडल के अंतर्गत आता है और इसमें फीडबैक की अनुपस्थिति होती है। तो ये कथन भी सही है, मतलब तर्क भी सही है, कारण भी सही है, इसलिए कथन और कारण दोनों ही शर्त है सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अभी कथन देखिए प्रश्न क्रमांक 9। कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए केवल शिक्षक विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, पर्याप्त, ये पर्याप्त है। बात हो गया दोस्तों केवल की, यहाँ पर केवल जो आता है ना, यहाँ पे आपको हमेशा क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। ठीक है, शिक्षक का केवल विषय विशेषज्ञ होना ही पर्याप्त नहीं होता। कारण देखिए, यदि शिक्षक के पास उत्कृष्ट संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो वह ज्ञान को छात्रों तक सही ढंग से स्थानांतरित नहीं कर पाएगा। ये तो बिल्कुल सत्य बात बोल रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। ए गलत है और लेकिन आर सही है। शिक्षण के लिए विषय ज्ञान का होना के साथ साथ संचार कौशल का होना भी बहुत ज़रूरी है। केवल ज्ञान होने से प्रभावी शिक्षण नहीं हो पाता, इसलिए अधिक आपका जो कथन है अभिकथन वो आपका गलत है, आर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। जनसंचार जिसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन समाज में एजेंडा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, सही बात है। मीडिया जिन मुद्दे को बार बार और प्रमुखता से दिखाता है जनता उन्हें सबसे महत्वपूर्ण मानने लगती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। एजेंडा सेटिंग थ्योरी के अनुसार जब मीडिया तय करता है कि जनता किस विषय पर सोचता है और इसका कारण सीधे तौर पर स्पष्ट करता है कि मीडिया ये काम कैसे करता है, बार बार और प्रमुखता से उस चीज़ों को दिखा के करता है। ए और आर दोनों ही सही और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिकथन ए। अशाब्दिक संचार जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा शाब्दिक संदेशों के प्रभाव को कमजोर करता है। गलत बात है ये। ठीक है, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। कारण है शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव अक्सर अनजाने में मन की वास्तविक स्थिति को प्रकट कर देते हैं। ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। कथन यहाँ पे क्या है, गलत है। अशाब्दिक संचार शाब्दिक संदेशों को कमजोर नहीं करता बल्कि उन्हें सुदृढ़ करता है, स्पष्ट करता है, रीइंफोर्स करता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा। ए गलत, आर सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अभी कथन दिया हुआ है कक्षा संचार में चक्षु संपर्क जिसको बोलते हैं आई से कांटेक्ट करना, इसको नकारात्मक शब्द अशाब्दिक संकेत माना जाता है, नेगेटिव अशाब्दिक, नेगेटिव नॉन वर्बल आपका हिंट माना जाता है। कारण है निरंतर आंखें मिलाना छात्रों में अनावश्यक डर और तनाव पैदा करता है। भाई यहाँ तो कथन भी गलत है, कारण भी गलत है। ऐसी स्थिति में हमारे पास तो ऑप्शन नहीं बचा, एक नया ऑप्शन क्रिएट करते हैं, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई क्या रहेगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि ए भी गलत है, ए भी गलत, मतलब आपका कथन भी गलत है, कथन भी गलत, और अगर कारण भी गलत है, कारण भी गलत रहेगा, तब क्या हो जाएगा आपका ऐसे स्थिति में ऑप्शन ई लेना है। ए और आर दोनों ही क्या हो जाएगा, गलत। ए एंड आर दोनों गलत, ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन मैंने शुरू में नहीं बताया था, इसको अभी आप लोग इसको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कक्षा संचार में क्या बोल रहा है, कक्षा संचार में चक्षु संपर्क करना मतलब आंखों से संपर्क करना नकारात्मक शब्द अशाब्दिक संकेत होता है। गलत भाई है भाई। चक्षु जो आपका आंख है, आंख से संपर्क करना, चक्षु संपर्क करना कक्षा संचार में ध्यान केंद्रित करने और विश्वास बढ़ाने का एक सकारात्मक माध्यम होता है दोस्तों, ना कि नकारात्मक। तो इसलिए ये तो यहीं पर ही गलत हो गया। और यहाँ पर तनाव पैदा क्यों करेगा भाई, जब ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो दोनों यहाँ पे गलत है स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ई सही होगा। ऑप्शन नंबर ई क्या है, आपका कथन भी गलत है और कारण भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभिकथन ईमेल और चर्चा मंच जिसको बोलते हैं डिस्कशन फॉर्म्स। ईमेल और चर्चा मंच है ना, डिस्कशन फॉर्म्स एसिंक्रोनस संचार का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाद में उससे फीडबैक मिलता है, बाद में रिस्पॉन्स आता है, ये बात तो सही है। कारण है इस प्रकार के संचार में प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही समय पर ऑनलाइन उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता। बात तो ये भी सही है, एसिंक्रोनियस में आपका दोनों ही चीज़ें होती है यहाँ पर। क्या कि आपका लेट से रिस्पॉन्स आता है, और लेट से रिस्पॉन्स कब होगा, जब एक ही समय पर ऑनलाइन उपस्थिति नहीं होगी दोनों की। तो ए और आर दोनों ही सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, एसिंक्रोनियस संचार वास्तविक समय जो रियल टाइम में नहीं होता, याद रखेंगे एसिंक्रोनियस आपका रियल टाइम में नहीं होता है। ईमेल भेजने के बाद जो प्राप्तकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार उसे पढ़ता है और इसीलिए उसके बाद मतलब आपका रिस्पॉन्स करता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है
अभिकथन, किसी संगठन में ग्रेपवाइन संचार पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, पॉसिबल है क्या, हो सकता है क्या? कारण देखिए, अनौपचारिक संचार कर्मचारियों के बीच तनाव को दूर करने और सामाजिक संबंध बनाने में मदद करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ए गलत है, आर सही है। ऐसे कंडीशन में क्या ले लेंगे? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए, ग्रेप वाइन जो होता है, जिसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, पूरी तरह से ये प्रतिनिधित्व करना ना तो संभव है और ना ही संगठन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। भाई, आपको एकदम मौन करके काम करवाया जाएगा ना, तो आप तनाव में आ जाएंगे। आप कोई भी काम कर लीजिए, और जैसे बोलते हैं ना, इंसान को खुश रहना चाहिए, है ना, उसको प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग अभी प्रेशर में पढ़ाई करेंगे ना, तो एक दो दिन पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रेस आ जाएगा आप लोगों को, और उसके बाद आपका रूटीन भी खराब हो जाएगा। इसलिए अभी कभी भी आप अपना टाइम टेबल बनाइए, रूटीन भी बनाइए ना, तो एक सिस्टमेटिक बनाइए और ज़्यादा अधिक ना पढ़ें। ज़्यादा अधिक मतलब पढ़ना है, जैसे 12 घंटा पढ़ना है, 14 घंटा पढ़ना है, नहीं। उसकी जगह आप 6 घंटा भले डेली पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको, समझ में आ रहा है? उसी प्रकार ये भी चीज़ है कि आपको कम्युनिकेशन में क्या है, मतलब किसी संगठन में आप व्यक्तियों को बात करने नहीं दे रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आपका जो पर्सनल इफेक्ट है वो खराब हो जाएगा, है ना। इसीलिए सबको मिलनसार होना चाहिए, और सभी क्या है, अपना काम को तो सबसे प्रमोट करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी जो भी चीज़ें हैं, बातों करने से, बातों शेयर करने से, या इधर उधर की बात करने से हल्का फुल्का क्या आपका टाइम कैसे निकल जाता है, काम कैसे कट जाता है ना, कैसे वो पॉसिबल हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे समय निकल गया, काम कैसे हो गया आपका। लेकिन उसको जब सोच करके करेंगे कि मेरे को ये काम करना है, तब ये बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बहुत तनावदायक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अभी कथन है, अंतर व्यक्तित्व संचार, जिसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में प्रतिक्रिया फीडबैक की गति त्वरित होनी चाहिए। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो आपकी प्रतिक्रिया फीडबैक की गति जो है त्वरित होनी चाहिए। कारण है, इस संचार प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों एक ही व्यक्ति होता है। बिल्कुल सही बात है ना। देखिए, स्वयं व्यक्ति स्वयं से ही बात कर रहा है, ये आपका चिंतन हो रहा है, तो इसलिए मन में जो विचार आते हैं उसकी प्रतिक्रिया भी तुरंत आपकी तुरंत मिल जाती है, स्वतः मिल जाती है। ए और आर यहाँ पे दोनों ही सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, अंतर व्यक्तित्व इंट्रा पर्सनल की बात हो रहा है ना। देखिए, इंट्रा की बात कर रहा हूँ, इंट्रा मतलब खुद होता है, खुद में, इंट्रा में खुद में होता है कम्युनिकेशन, प्रतिक्रिया फीडबैक की गति त्वरित होती है। बिल्कुल होगी भाई, अपने मन में ही आपने कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और इस संचार प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अभिकथन, संचार में भाषाई जो शोर होते हैं, जिसको बोलते हैं सिमेंटिक नॉइस। ठीक है, भाषाई शोर, जो आपके लैंग्वेज संबंधित आपका जो शोर हो रहा है, केवल भौतिक वातावरण की तेज आवाज़ों के कारण उत्पन्न होता है। केवल लग गया मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपकी कहानी वहीं पर खत्म भी हो गई, पहला चीज़ तो। दूसरा, जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता शब्दों, मुहावरों या तकनीकी शब्दों का अलग अलग अर्थ निकालते हैं, तो भाषाई बाधा उत्पन्न होती है। ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है दोस्तों। ए गलत है, आर आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भौतिक वातावरण का जो शोर, जिसको बोलते हैं अपन फिजिकल फिजिकल नॉइस, पहला चीज तो ये भौतिक की बात किया था, हम बात कर रहे हैं सिमेंटिक। सिमेंटिक किससे संबंधित है, आपका भाषा से, जबकि भौतिक किससे संबंधित है आपका, जैसे शोरगुल हो रहा है आपका, है ना, गाड़ी की आवाज़ आ रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या कोई टेक्निक, है ना, ये सभी चीज़ें आपका हो गया, फिजिकल एनवायरमेंट फैक्टर हो गया। तो ये गलत हो गया पहला चीज़ तो। भाषाई शोर जो होता है, सिमेंटिक नॉइस होता है, इसमें अर्थों की गलत समझ के कारण होता है, जैसे कि आपका तकनीकी शब्द का अर्थ ना समझ पाना। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, कक्षा संचार में जो फीडबैक होता है, उसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की कमियों को उजागर कर रहे दंडित करना होता है, उन्हें दंडित करना है। गलत बात है ये तो। कारण देखिए, सकारात्मक और सुधारात्मक फीडबैक से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है। ये बिल्कुल सही है। ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है भाई, फीडबैक का उद्देश्य दंड देना नहीं होता, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और सुधार करना होता है। इसलिए आपका अभिकथन गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। उच्च संदर्भ संस्कृतियां, जिसको बोलते हैं हाई कंटेक्स्ट कल्चर्स में, लोग स्पष्ट और सीधे शब्दों में अपनी बात कहना पसंद करते हैं। हाई कंटेक्स्ट कल्चर में लोग स्पष्ट और सीधे शब्दों में अपनी बात कहना पसंद करते हैं। कारण है, निम्न संदर्भ संस्कृतियां जो लो टेक्स्ट कल्चर्स होते हैं, इसमें संदेश का अर्थ मुख्य रूप से लिखित या बोले गए शब्दों पर निर्भर करता है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए तो पूर्णतः गलत है, और आर सही है यहाँ पर। देखिए, उच्च संदर्भ संस्कृति जैसे कि आपका भारत हो गया, जापान हो गया, इसमें आपका जो बातें जो हैं वो इशारों या संदर्भ या गैर शाब्दिक संकेतों में छुपी होती है। सीधे शब्दों में बात कहें, इनको कहना निम्न संदर्भ संस्कृतियों को है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सीधे शब्दों में बात अपन लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर लोग करते हैं।
लेकिन हाई कंटेक्स्ट कल्चर के लोग क्या करते हैं, इशारों में या कंटेक्स्ट में या आपका नॉन वर्बल संकेत में छुपी होती है उनकी जो भी बातें रहती हैं। इसलिए ए गलत है और आर आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका संचार का रेखी मॉडल, लीनियर मॉडल एक गतिशील और इंटरैक्टिव प्रक्रिया को दर्शाता है। कारण है, रेखी मॉडल में संदेश केवल प्रेषक से प्राप्तकर्ता की ओर प्रभावित होता है और इसमें फीडबैक की कमी होती है। ये बात बिल्कुल ही सत्य है, आर बिल्कुल सत्य है। लेकिन लीनियर मॉडल जो है आपका, ये इसमें गतिशील नहीं होता, ये गतिशील नहीं होता, ये एक तरफा होता है। रेखी मॉडल कौन दिया था आपको, मैंने बताया था एरिस्टोटल ने दिया था, जिसको हम लोग अरस्तु भी बोलते हैं, एरिस्टोटल ने दिया था। ठीक, और ये एक तरफा वन वे होता है, गतिशील इंटरैक्टिव नहीं होता। ठीक है, कारण बिल्कुल सही है कि प्रेषक से प्राप्तकर्ता की ओर प्रभावित हो रहा है, प्रेषक से प्राप्तकर्ता की ओर वन वे जा रहा है, इसमें फीडबैक की कमी होती है। ए गलत है, आर सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अभिकथन। देखिए, प्रभावी श्रवण इफेक्टिव लिसनिंग के लिए मानसिक एकाग्रता और सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। इफेक्टिव लिसनिंग के लिए मानसिक एकाग्रता और सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है ये। कारण देखिए, श्रवण लिसनिंग और केवल सुनना हियरिंग दोनों एक जैविक प्रक्रिया है। गलत बात है भाई, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि लिसनिंग जो होता है ये आपका क्या है, समझने वाली बात हो जाती है। यहाँ पर लिसनिंग कहने का मतलब है एक प्रकार का आपका अर्थ का समझना होता है। ठीक, मतलब आदमी फोकस होकर के, सचेत होकर के, ये एक मानसिक मेंटल वाली आपकी प्रोसेस होती है। जबकि जो हियरिंग है ये आपका क्या है दोस्तों, इनवॉलेटरी एक्शन होता है। मतलब आपको कुछ भी आपके आसपास आवाज जा रही है, उसको आप क्या मतलब सुनाई देगा आपको, तो ये अनिच्छिक शारीरिक प्रक्रिया हो गई। कानों में आवाज पड़ा मतलब कुछ सुनाई दिया, ये हियरिंग हो गया। ठीक, जबकि लिसनिंग क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनना, उसका अर्थ निकालना, एकाग्रता से, मानसिक एकाग्रता और सक्रिय भागीदारी होना होता है। तो इसलिए आपका क्या हो गया दोस्तों, ए सही है, ए इज राइट और आर इज रॉन्ग। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। जिसमें हमने देखा था ऑप्शन नंबर सी में ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें लिखा है किसी कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर के बीच होने वाली जो संवाद है इसको क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। प्रिंसिपल और प्रोफेसर, ठीक है, ये कहलाता है। कारण है, क्षैतिज संचार पदानुक्रम में एक ही संगठनात्मक स्तर के व्यक्तियों के बीच में होता है। भाई ये बिल्कुल सही है कारण जो है, और आपका जो कथन है ये गलत है। क्योंकि प्रिंसिपल एक अलग लेवल का बंदा है, समझ रहे हो, प्रिंसिपल जो है आपका एक अलग लेवल का बंदा होता है, जबकि प्रोफेसर कौन है आपका, एक अलग लेवल का इंसान। दोनों का कैटेगरी मतलब दोनों का जो लेवल है, भले एक इंस्टीट्यूट में है लेकिन दोनों का क्या स्तर अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर दोनों साथ साथ यहाँ पर होते हैं, अगर प्रोफेसर भी, तब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाता, जो कि यहाँ पर है नहीं, अभी अलग अलग लेवल पर है ये। तो इसलिए ये क्या है, पदानुक्रम में एक ही संगठनात्मक में स्तर के व्यक्तियों के बीच हो रहा है कम्युनिकेशन, इसलिए आर सही है। लेकिन प्रिंसिपल और प्रोफेसर के बीच में होने वाला जो है ये क्षैतिज संचार हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन नहीं कहलाता। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पराभाषा जिसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। ठीक है, इस बात से संबंधित है कि कोई संदेश किस तरह से स्वर, गति, पिच बोला गया, ना कि केवल शब्दों के अर्थ से। पैरा लैंग्वेज में उतार चढ़ाव, पिच का जो टोन होता है, ये सभी बातें होती हैं। इसमें शब्दों का अर्थ से संबंधित ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही है। कारण देखिए, एक ही वाक्य को अलग अलग टोन या आवाज के उतार चढ़ाव से बोलने पर उसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। ये भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों, है ना। ऊपर नीचे करके बोलेंगे टोन को, पिच बोलेंगे या तेज बोलेंगे तो उसका अर्थ अलग अलग निकलता है दोस्तों। इसलिए ये भी कथन सही है, ए और आर दोनों ही सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अभिकथन अंतर व्यक्तित्व संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब बाहरी होकर है कम्युनिकेशन, केवल दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने बैठकर ही किया जा सकता है। कारण है, आधुनिक तकनीक और वीडियो कॉलिंग एप्स ने भौगोलिक दूरी होने पर भी अंतर व्यक्तित्व संचार को प्रभावी बना दिया है। ये तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ये जो आपको गलत है, यहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन केवल दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने बैठकर ही किया जाता है, ये गलत बात है। ठीक है, केवल आमने सामने शब्द इससे गलत बना दिया है दोस्तों। अंतर व्यक्तित्व संवाद फोन या इंटरनेट के माध्यम से भी संभव है, जैसे कि आपका कारण में बताया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ये गलत है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 24, संचार में द्वारपाल जिसको बोलते हैं गेट कीपिंग मुख्य रूप से अंतर व्यक्तित्व संचार जिसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की विशेषता है। ये तो गलत है। कारण देखिए, गेट कीपर यह तय करता है कि कौन सी सूचना
आगे प्रसारित की जानी चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए, यही इसका मेन काम है। कारण बिल्कुल सत्य है लेकिन कथन गलत है दोस्तों। गेट कीपिंग जो जनसंचार मास कम्युनिकेशन जैसे समाचार पत्र या टीवी चैनल की विशेषता है, जहां संपादक जो है वो तय करता है कि क्या छपेगा। ठीक है, कारण की परिभाषा एकदम बिल्कुल सत्य है, ये जनसंचार से जुड़ा भी हुआ है। ऑप्शन नंबर ए तो पूर्ण रूप से गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा। ठीक है, ए गलत है और आर सही है इसमें। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25। संचार के 7 Cs बताया था आपको, इसमें शामिल जो संक्षिप्तता कंसिनेंस का अर्थ है कि संदेश में अधूरी जानकारी दी जाए ताकि समय बचे। गलत। ठीक है, कंसिनेंस मतलब आपका ये नहीं होता है दोस्तों। संक्षिप्तता का मतलब है जानकारी को अधूरा छोड़ना नहीं, बल्कि व्यर्थ के शब्दों को हटा करके मुख्य बात को स्पष्ट रूप से कहना होता है। कारण है संक्षिप्तता का तात्पर्य आवश्यक स्पष्टता को बनाए रखते हुए कम से कम शब्दों में प्रभावी उपयोग करना। ये बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट है अभिकथन। समीपता या स्थानिकी जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि संचार के दौरान व्यक्ति दूरी और व्यक्तिगत स्थान स्पेस का उपयोग कैसे करता है। समीपता या स्थानिका प्रॉक्सिमिक्स के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि संचार के दौरान व्यक्ति दूरी और व्यक्तिगत स्थान का उपयोग कैसे करता है। कारण देखिए, किसी व्यक्ति के साथ हमारी शारीरिक निकटता या दूरी हमारे उसके बीच संबंधों के प्रकार जैसे औपचारिक और व्यक्तिगत को दर्शाता है। देखिए, आपका जो प्रॉक्सिमिक्स स्पेस इसके उपयोग का अध्ययन है, हम अपरिचितों से दूर और जो करीबी हैं उनके नज़दीक खड़े होते हैं, जो संबंध को क्या करता है, दिखाता है। इसलिए आपका कारण यहाँ पर सत्य है और आपका कथन भी बिल्कुल ही सत्य है दोस्तों। कथन क्या था, समीपता या स्थानिका के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि संचार के दौरान व्यक्ति दूरी और व्यक्तिगत स्थान का उपयोग कैसे करते हैं। बिल्कुल सही है, कारण भी सही है। किसी व्यक्ति के साथ हमारी शारीरिक निकटता और दूरी हमारे और उसके बीच के संबंधों को प्रकार को दर्शाती है। ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। जनसंचार जिसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन के माध्यम से प्राप्त होने वाले जो फीडबैक प्रत्यक्ष और त्वरित होता है। जनसंचार के माध्यम से प्राप्त होने वाला जो फीडबैक है वो प्रत्यक्ष और त्वरित होता है। कारण देखिए, लाइव टीवी शो के दौरान दर्शक तुरंत फोन कॉल या सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, कथन गलत है यहाँ पर। ठीक है, देखिए जो पारंपरिक जनसंचार में है ना, फीडबैक हमेशा विलंबित और अप्रत्यक्ष होता है। मास कम्युनिकेशन के माध्यम से प्राप्त होने वाला जो फीडबैक प्रत्यक्ष और त्वरित नहीं होता, ये बल्कि क्या होता है, विलंबित होता है, डिलेड होता है और इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष होता है। हालांकि जो नई तकनीकें हैं है ना, इसके कारण से लाइव शो में ये तुरंत संभव हो जाता है। जैसे ये बताया, तुरंत फोन कॉल या सोशल मीडिया के जरिए आप तुरंत क्या कर दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। इसलिए आपका कारण यहाँ पर सही है, लेकिन सामान्यतः जनसंचार का फीडबैक भी धीमा ही माना जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। कक्षा संचार में सहानुभूति जिसको बोलते हैं इम्पैथी दर्शाने से शिक्षक छात्र के प्रति पक्षपाती हो जाता है, जिससे अनुशासन भंग हो जाता है। क्या बोल रहा है दोस्तों, कक्षा संचार में सहानुभूति इम्पैथी दर्शाने से शिक्षक छात्रों के प्रति पक्षपाती हो जाता है, जिससे अनुशासन भंग हो जाता है। कारण देखिए, सहानुभूति को अर्थ है छात्रों के दृष्टिकोण को समझना है, जो शिक्षक को अधिक संवेदनशील और प्रभावी मार्गदर्शक बनाता है। ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। सहानुभूति से पक्षपात नहीं होता, बल्कि शिक्षक और छात्र के बीच एक सकारात्मक विश्वास का संबंध बनता है। कथन बिल्कुल गलत है ना। शारीरिक आपका सकारात्मक विश्वास बनता है, संबंध बनता है उनके बीच में, है ना। और ये कक्षा के माहौल को क्या करता है, और बेहतर बनाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा दोस्तों। जहां हम देखते हैं ए गलत है, आर सही है। आर क्या है, सहानुभूति का अर्थ छात्रों के दृष्टिकोण को समझना है, जो शिक्षक के अधिक संवेदनशील और प्रभावी मार्गदर्शक बनाता है और बेहतर यहाँ पे कक्षा का माहौल भी बनाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपका सेशन पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोस्तों लाइक ज़रूर से करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ना केवल सीजी सेट अपितु यहाँ पे जितने भी हम लोग एग्जाम्स होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, खास करके जैसे आपका व्यापम का जो भी परीक्षा है, पीएससी का जो भी परीक्षा है, आगामी समय शिक्षक भर्ती है, आपका सब इंस्पेक्टर का मीन्स है, इसके बाद महिला पर्यवेक्षक का पोस्ट आ रहा है, उसके लिए तैयारी हम लोग यहाँ पे आप लोगों को निःशुल्क करवाएंगे। ठीक है, 2027 का ध्यान रखिएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार कैलेंडर बना रही है अभी, है ना, जिसमें संभवतः आपका अमीन पटवारी जो है, अमीन पटवारी इसका पद आने का है दोस्तों। ठीक है,
मतलब अमीन पटवारी आपका पटवारी का आने का है, हॉस्टल वार्डन का आने का है, ठीक है, हॉस्टल वार्डन अधीक्षक का, जिसको हम लोग अधीक्षक का बोलते हैं। अब समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि आखिरी आखिरी समय आ गया है ना। हॉस्टल वार्डन का आएगा, शिक्षक भर्ती का और कुछ पोस्ट आने वाला है शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है, कैलेंडर में आएगा ये भी चीज़ें। और इसके बाद महिला पर्यवेक्षक का आ रहा है ना। इसके बाद कहने का मतलब है महिला पर्यवेक्षक है, साथ में ये सब चीज़ कैलेंडर में आपको दिखाएगा, ठीक है। महिला पर्यवेक्षक का आएगा, असिस्टेंट ग्रेड 3 का पोस्ट आने वाला है दोस्तों, AG3 का आने वाला है, ठीक है। संयुक्त भर्ती है वो संभवतः आने वाला है। जहाँ तक शिक्षक भर्ती में आप लोगों का विज्ञान प्रयोगशाला भी सुनने में आया है कि इसका भी आने वाला है दोस्तों। मतलब आपको समझना है 2027-28 ये मास ईयर होगा, क्योंकि आपको पता है चुनाव इसके बाद हो जाएगा। 2027 में हाईली एक्टिव हो जाएंगे गवर्नमेंट हर एक चीज़ के लिए, ठीक है, तो उनको करके भी दिखाना है। तो बहुत सारे वैकेंसी देखने को मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का आएगा आप लोगों के सामने, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया दोस्तों। CGPSC से आपका ABO का भी प्रस्ताव गया हुआ है, ABO हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, यहाँ अमीन पटवारी हो गया, RI का पद, यहाँ पे RI का पद भी आने का है दोस्तों। तो इतने सारे जो है वैकेंसीज आपको सामने आने वाली हैं, और इन सभी वैकेंसीज में जो सामान्य सिलेबस होंगे उसकी यहाँ पर आप लोगों को पूर्णतः निःशुल्क तैयारी करवाएंगे, फ्रॉम 0 to 100, मतलब बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक। तो चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए कर लीजिएगा क्योंकि आपको काम आएगा ही दोस्तों, है ना। हर एक चीज़ यहाँ पे डिटेलिंग से पढ़ाई जा रही है आप लोगों को, जिसमें हम थ्योरी भी पढ़ते हैं, प्लस MCQ भी पढ़ते हैं, PYQ भी करते हैं और वन लाइनर भी करते हैं दोस्तों, ठीक है। वन लाइनर नोट्स और जितने भी थ्योरी, MCQ और PYQ CG सेट की बात कर रहा हूँ, जिन्हें भी खरीदना होगा PDF नोट्स, वो अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको 8962530503 पर संपर्क कर लेंगे व्हाट्सअप करके, तो उनको ये चीज़ें दे दी जाएंगी, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल फीस है, बहुत ही कम फीस रखा गया है दोस्तों। तो यदि लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। लेने से क्या फ़ायदा है कि आपका समय बचेगा नोट्स बनाने के लिए। दूसरा चीज़, आप इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। मोर देन 800 पीपल ने, 800 एस्पिरेंट्स ने लिया है हमसे ये नोट्स, और वो कंटिन्यूसली अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि उनको 5 टेस्ट पेपर भी दिया जाएगा इन द एंड, ठीक है। तो यदि आपको भी लेना है तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर 8962530503 पर दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे जहां हम लोग इसका नया यूनिट पढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और सकारात्मक रहिए दोस्तों। सकारात्मक रहने हर एक चीज़ के लिए ना, हर एक चीज़ के लिए पॉजिटिव रहेंगे ना तो पॉजिटिव होगा आप लोगों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद दोस्तों।